नमस्कार, मैं उमेश यादव। ग्रैंड एशियन 18 के इस खास प्रोग्राम हेडलाइंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा के लिए वरिष्ठ भाजपा नेता, वार्ड पार्षद, वरिष्ठ अधिवक्ता और समाज सेवी भी अब्दुल रहमान जी उपस्थित है। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। 3 सिटी 7 बरस 2500 करोड़, फिर भी स्मार्ट नहीं बन पाया हमारा ये शहर। नारायण सरकार हरि उर्फ भोले बाबा से भी पूछताछ की तैयारी। चरण रच के लिए भीड़ को सेवादारों ने छोड़ा, इसलिए भगदड़ हिरासत में 6। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए आतंकवाद बहुत बड़ा खतरा। मारे गए नक्सलियों पर थे 40 लाख रुपए के इनाम। स्कूल की छत का पलस्तर बच्चों पर गिरा, 5 घायल। छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई गुहार, रद्द न करे नीट यूजी की परीक्षा। क्या लगता है भैया, चरण रच के मतलब जो भीड़ में जो सेवादारों ने छोड़ दिया, भगदड़ हुआ, जो यूपी का पूरा मामला है, आपने देखा होगा, सुना होगा। क्या लगता है ऐसे मामले में क्या कहना चाहिए, हाथरस वाले मामले में? देखिए, बहुत ही दुखद घटना थी जो हाथरस में इस प्रकार से जो घटना हुई जी। और कई मासूमों की जान गई और भगदड़ होने के कई कारण थे और उस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए था जी। और कहीं ना कहीं अपेक्षा से अधिक भीड़ वहाँ उपस्थित हुई थी। जी। तो ऐसी परिस्थितियों में प्रशासन को अवगत होना चाहिए और प्रशासन उस भीड़ पे अंकुश लगाती या किसी प्रकार से कोई व्यवस्था देती तो निश्चित रूप से जितने लोगों की जान गई है उतने लोगों की जान नहीं जाती। और आम जनता को भी इस संबंध में ध्यान देना चाहिए कि ऐसी जगहों पे अपनी सुरक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी है, बच्चों की सुरक्षा ज़्यादा जरूरी है। तो सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोई भी धार्मिक स्थल हो गया जहाँ धार्मिक पूजा पाठ हो रहे हैं या धार्मिक प्रवचन हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, तो वहाँ पर सबसे पहले जरूरी चीज़ है अपनी सुरक्षा। अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आदमी को काम करना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता ये कहीं ना कहीं लापरवाही थी कि 500 बसों तक वहाँ पहुँचे थे लोग, उसके बाद भी प्रशासन को नहीं थी खबर कि इतने लोग यहाँ पहुँचे और इतनी बड़ी तैयारी हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रशासन को निश्चित रूप से इसमें खबर होगी, लेकिन प्रशासन इतनी बड़ी हादसा हो जाएगी इस संबंध में प्रशासन को ये ज्ञात नहीं था और कहीं ना कहीं वहाँ कुछ ऐसा हुआ है जिससे लोगों में भगदड़ मची है और प्रशासन को निश्चित में इस पर ध्यान देना चाहिए था और थोड़ा सा अगर इस पे अंकुश लगाया जाता तो आज बहुत सारे लोगों की जान नहीं जाती। बिल्कुल। फर्स्ट टाइम एमपी चंद्रशेखर के भाषण की दीवानी हुई जनता। चंद्रशेखर को 8.50 लाख, राहुल को 8 लाख लोगों ने देखा। क्या लगता है जिस तरह से अभी संसद भवन में जो कुछ चल रहा है, आप देख रहे होंगे लगातार राहुल गांधी और मोदी जी को लेकर, क्या लगता है जिस तरह से अभी बयानबाजी हो रही है, एक तरफ हिंदुओं को लेकर कुछ बयानबाजी हो जिसका पूरे देश में विरोध हो रहा है, क्या लगता है इस तरह से जो बयानबाजी होती है कि उनके कहने का मतलब कुछ होता है, निकाला कुछ जाता है? देखिए, सबसे पहले तो जो वरिष्ठ नेता हैं और जो देश के जिम्मेदार नेता हैं उनको अपनी वाणियों पे बहुत ही काबू में रख के कार्य करना चाहिए, क्योंकि शब्द ऐसा है कि अगर एक बार निकल गया तो फिर वापस नहीं आता है। और किसी भी धर्म के संबंध में कोई भी टिप्पणी करने से पहले 20 बार सोच लेना चाहिए। बिल्कुल। और तभी अपनी वाणी को खोलना चाहिए और कहीं ना कहीं मर्यादा का उल्लंघन संसद में होता है तो इसमें जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उन्हें निश्चित रूप से इस पर अंकुश लगाना चाहिए। बिल्कुल। जन दर्शन में किसान से मुख्यमंत्री ने कहा, पटवारी से हूं हलाकान, आर्थिक सहयोग और इलाज के लिए सहायता मुआवजा दिलाने विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए आए आवेदन। क्या लगता है भैया, पटवारी का जो विषय है पूरे छत्तीसगढ़ के पूरे भारत में ही होगा, खासतौर पे कोरबा की बात करें अपन तो कोरबा में भी पटवारियों से सभी लोग परेशान हैं। देखिए, पटवारी जो है उनके पास पे जो जमीन के संबंध में जो कार्य होते हैं काफ़ी बड़े क्षेत्रफल पे होते हैं और एक पटवारी काफ़ी बड़े क्षेत्रफल को देखता है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से उनके पास भी समय का अभाव रहता है और प्रशासन को इस पे ध्यान देना चाहिए और उसका जो अपना क्षेत्र है उस क्षेत्र का बंटवारा करके ज़्यादा से ज़्यादा पटवारियों की नियुक्ति करना चाहिए। और पटवारियों के कारण में आम जनता को भी काफ़ी भुगतान करना पड़ता है और पटवारी एक महत्वपूर्ण अंग है राजस्व विभाग का और राजस्व विभाग के इस अंग को चलाने के लिए पटवारी का होना अति आवश्यक है। तो प्रशासन इस पे क्षेत्रफल में कमी करके ज़्यादा से ज़्यादा पटवारी अगर बैठाए, एक क्षेत्रफल में अगर एक पटवारी है उसको विभक्त करके उसे 2 पटवारी कर दिया जाए तो निश्चित रूप से आम जनता को काफ़ी सुविधाएं होंगी और पटवारियों पे जो बोझ है वो भी कम होगा। बिल्कुल। 5 माह जेल में रहने के बाद हेमंत सोरेन फिर झारखंड के सीएम बने। क्या लगता है अभी ईडी के रडार में थे, 5 माह जेल में थे, अब 5वीं बार वो मान लीजिए कि फिर से सीएम बन गए हैं। क्या कहना चाहेंगे? ईडी का जो लगातार अभी कार्रवाई चल रही थी, अब कुछ थमे कि चुनाव हो चुका जो
परदेशी आरोप लगाते हैं कि चुनाव को डैमेज करने के लिए लगातार कार्रवाई की जाती है। देखिए, हेमंत सोरेन जी इस बार तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे जी और 5 महीना जेल में रहने के बाद में जी वो वापस आए हैं। और ईडी की रडार में ऐसा नहीं है कि ईडी रडार में अभी भी नहीं है और माननीय न्यायालय में उनका मामला विचाराधीन है। जी आगे क्या होता है, कैसे होता है, वो न्यायालय की बात है। जी और लेकिन यदि किसी प्रकार से कोई गड़बड़ी हुई है तो उसकी जो भी एजेंसियां हैं वो जांच जरूर करेगी और दोषी पाए जाने पे कार्रवाई होती है। इस पे किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई भी पार्टी उस पे उस व्यक्ति के खिलाफ में काम कर रही है। जी अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए जी हर व्यक्ति को कि उन्होंने क्या गलती किया है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अगर कोई बात रहती है तभी कोई बात सामने आती है। बिल्कुल। छत्तीसगढ़ के विषय में कहा जा रहा है भैया कि जिस तरह से अभी शराब घोटाला जो चल रहा है, उसके बाद अभी कोयले के मामले में कई आईएएस और कई लोग अंदर हैं। क्या लगता है अब इसके बाद लगातार जो कार्रवाई तेज हो रही है, यहाँ कोरबा से भी कुछ व्यापारी बुलाए गए थे कि आपने पैसा दिया था कोयले को लेकर, जो 25-27 रुपये कोयले और शराब घोटाले की जांच अभी लगातार जारी है। और अभी आपने बीच में देखा होगा कि 2-3 रोज पहले भी और कई लोगों को कस्टडी में लिया गया है। जी 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 उससे पूर्व में भी कस्टडी में लिया गया है और शराब और कोयले घोटाले की जांच निरंतर जारी है। और निश्चित रूप से और भी बड़े चेहरे सामने आएंगे और जो दोषी होगा उसे उस पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल। क्या लगता है जिस तरह से डीएमएफ की राशि का बंदरबाट होता है कोरबा में खास तौर पे, उसके ऊपर भी हल्की सी एक बार नज़र डाली थी ईडी ने, उसके बाद अभी वो बैकफुट पे है। क्या लगता है कि अगर डीएमएफ की वाकई में जांच की जाए तो बड़ा मामला खुल सकता है? देखिए, जहाँ भी भ्रष्टाचार होगा जी, अगर उस पर जांच होगी तो निश्चित रूप से उसका खुलासा होगा। और ऐसा नहीं बोल सकते कि डीएमएफ पद पे जो भ्रष्टाचार हुआ है ऐसा आरोप लग रहा है जी और उसकी जांच पूर्व में की जा रही थी, फिर वापस में बैकफुट में है। जी हो सकता है कि उनका अपना तरीका हो जांच करने का। बिल्कुल। और यदि किसी प्रकार से डीएमएफ पद में घोटाला हुआ है जी तो वो सामने आएगा। बिल्कुल। अमेरिका के हेल्थ सेंटर क्रिएटिव सेमिनार और सेशन रख ताकि मेंबर्स बोरियत महसूस ना करें। जिम यानी पसीना बहाने की जगह नहीं, होटल रूम, वर्क स्टेशन, चाइल्ड केयर में कैफ़े की सुविधा दे रहे हैं। क्या लगता है जो अभी नए युवा हैं वो जिम जाते हैं, वो जिम करना बहुत अच्छा है, लेकिन जो पाउडर और वो सब कुछ खाते हैं वो कहीं ना कहीं शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता? बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। आपने ऐसा कई बड़े फिल्म स्टारों को भी देखा होगा कि जो जिम के शौकीन थे और साथ साथ में अपने बॉडी को बड़ा करने के लिए, बॉडी को मजबूत बनाने के लिए कई विटामिन और कई किस्म के दवाइयों का उपयोग करते थे और वो अचानक से ही हार्ट अटैक का शिकार हुए और दुनिया से चले गए। तो ये नसीहत है युवाओं के लिए कि युवाएं जो हैं वो प्राकृतिक रूप से अपने आप को मजबूत करें। केवल जिम ही जाना युवाओं के लिए सही नहीं है। जिम से पहले अगर युवा ग्राउंड को पकड़े, मैदान को पकड़े और मैदान में 1 घंटा परिश्रम करे, अपना पसीना बहाए और उसके पश्चात में अपने शारीरिक मजबूती के लिए अगर जिम जाता है तो निश्चित रूप से उसमें कोई बुराई नहीं है। और किसी प्रकार कोई भी नशीली चीज़ों का या ऐसा चीज़ जिससे अपने शरीर पे प्रभाव डाले उससे दूर रहना चाहिए युवाओं को। बिल्कुल। जुबान के धनी निकले किरोड़ी लाल, भाजपा दौसा हारी तो दिया मंत्री पद से इस्तीफा। लेबर परिवार के खेत में बरामद किए नकली होलोग्राम, 3 गिरफ्तार। शराब घोटाले में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, कामयाबी। जेसीबी से खोदकर निकाले सबूत, थोक में निकली नकली होलोग्राम। क्या लगता है ये शराब जो घोटाला भी उसी विषय पे बात कर रहे थे, अभी उनको यूपी लेके गया, अनवर ढेबर को लेके गया है। क्या लगता है कि पूरा मामला क्या है इसमें? भूपेश बघेल को भी आरोपी बनाया गया, उस समय के कवासी लखमा जो आबकारी मंत्री थे उनको भी आरोपी बनाया गया है। क्या लगता है ऐसे बड़े चेहरे भी बेनकाब होंगे? बिल्कुल हो सकते हैं। सामने अगर मेमोरेंडम बयान अगर लिया जाएगा अनवर ढेबर का जी और उनके द्वारा जो बताया जाएगा कि कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई होगी। और जिस प्रकार से नकली होलोग्राम पाए गए हैं जी तो उससे तो ये स्पष्ट है कि शराब घोटाला हुआ है जी और इसमें लेकिन इसमें दोषी कौन कौन है जी ये जांच का विषय है। लेकिन आपको नहीं लगता कि लगातार जब आपको मालूम है कि इनके पास पैसा गया हुआ है उसके बाद कार्रवाई थोड़ी धीमी है? जो बड़े चेहरे उनको छोड़ दिया जा रहा है, ऐसा लग रहा है? निश्चित रूप से ये देखने को मिल रहा है कि जो बड़े नाम उस समय जो आए थे चुनाव के समय में जी 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 आज वो बचे हुए हैं और उस पर किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई नहीं होने का क्या कारण है ये सोचने का विषय है। और उसमें जो भी जांच एजेंसी है वो क्या कार्रवाई कर रही है, उसकी जांच करने का क्या तरीका है, ये वही समझ सकते हैं। बिल्कुल। अब आइए कोरबा की खबर का रुख करते हैं। एसीसीएल में गैर कर्मियों को 9,000 तो सेवानिवृत्त कर्मियों को 4,162 आवासों पर कब्जा। झमाझम बारिश ने बिगाड़ी शहर की सूरत, उखड़ने लगी सड़कें। जनपद में तकनीकी सहायक के घर, लाखों की चोरी।
क्या लगता है अभी अब बारिश का अभी 2 से 3 दिन हुई है बारिश, निहारिका वाले रोड को आप देखेंगे पूरे डामर ऊपर आ चुके हैं। इसके पहले जब बारिश थी तब भी आप लोगों ने देखा था कि उसको फिर रोड़ी को आप लोग ले जाके महापौर को दिए थे और तमाम चीज़ें हुई थी। क्या लगता है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई सड़क? देखिए, इस संबंध में सड़क की जो लड़ाई है, ये लगातार मैं विगत 5 वर्षों से जी 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 लड़ाई लड़ रहा हूँ और मेरा हमेशा का ये आरोप रहा है नगर निगम प्रशासन पे जी कि नगर निगम जो सड़कें का जो निर्माण करती है उसमें भ्रष्टाचार स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। और ये अभी 2 दिन के बारिश में जिस प्रकार से सड़क उखड़ गई और गड्ढे हो गए, जी तो उससे तो ये स्पष्ट है कि आपने जो सड़क निर्माण के कार्यों में अनदेखी किया जी और कहीं ना कहीं इस पे जो ठेकेदार थे उनको लाभ पहुंचाया और जो अधिकारी सड़क के निर्माण में उस समय मौजूद थे, जी तो नगर निगम प्रशासन को उस पर कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। उस ठेकेदार से जो शासन का जो पैसा जो व्यय हुआ है उसको वापस लेना चाहिए बिल्कुल और नए निर्माणों पे आप जिम्मेदार अधिकारी को वहाँ पर लगाएं और किसी प्रकार से कोई भी वहाँ पर दुरुपयोग न कर पाए, क्योंकि ये आम जनता का विषय है। जी जी यदि सड़क अच्छी रहेगी तो शहर विकास करेगा बिल्कुल। और सड़क अच्छी नहीं रहेगी तो शहर का विकास की कल्पना नहीं कर सकते। क्या लगता है जिस तरह से लगातार आरोप होता है, तमाम फिर मुद्दे उठते हैं, उसके बाद फिर वही धर्राशाही चलती है, वही काम फिर होता है, कहीं ना कहीं कड़ी कार्रवाई की जरूरत है? इसमें स्पष्ट रूप से जो ऊपर के जो अधिकारी हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, जी वो कहीं ना कहीं इस मामले में लिप्त रहते हैं और वो ठेकेदारों पे कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलता कि सभी ठेकेदार भ्रष्ट हैं, लेकिन सड़क के मामले में जो बड़े ठेकेदार हैं सड़क के मामले में ये हमेशा होता है जी 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 और करोड़ों रुपया व्यय हुए हैं। आप देखे होंगे बीच में कि बुधवारी बाजार की रोड बनी हुई थी, जी वो उखड़ गई, फिर उसको बनाया गया। तो इस प्रकार से कई सड़कें हैं जो बनती है और 2-4 बारिश होती है उसमें खत्म हो जाती है। तो इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार वो हैं जो बड़े अधिकारी हैं और जो इनके देख रेख में कार्य किया जाता है और उसके बाद में वो एनओसी देते हैं कि कार्य में से संतुष्ट हैं और हमारे सामने कार्य कराया गया है और ये जितना इसकी गुणवत्ता है वो गुणवत्ता से ज़्यादा अच्छा काम हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं होता है और तत्काल में देखने से अच्छा लगता है कि बहुत अच्छी सड़क का निर्माण हुआ है, जी जी लेकिन वो सड़क का निर्माण बारिश वो के 2 पानी दिन के जब लिए होता है, चमचमाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है कि उसी तर्ज पे एक और बात याद आ गई कि जब इंदिरा स्टेडियम का कायाकल्प किया गया, 80-90 करोड़ रुपए की लाख रुपए की घास लगाई गई, तमाम चीजें हुई, क्या लगता है आज स्टेडियम का वैसा रूप है जितना खर्च किया गया? देखिए, आप तो इंदिरा स्टेडियम गए होंगे जी आपने देखा होगा जी इंदिरा स्टेडियम का जब निर्माण हुआ था तब यहाँ कोरबा वासियों को बहुत ही उम्मीद थी, जी युवाओं को बहुत उम्मीद थी जी कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय लेवल का क्रिकेट यहाँ खेला जाएगा, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यहाँ पर गेम्स होंगे, युवाओं को यहाँ से अत्यधिक लाभ मिलेगा, जी पब्लिक को लाभ मिलेगा। लेकिन आज इंदिरा स्टेडियम की जो हाल है जी उसके जिम्मेदार सिर्फ निगम के महापौर और निगम के आयुक्त यही लोग हैं और पूरा जर्जर अवस्था में आज इंदिरा स्टेडियम है। इंदिरा स्टेडियम में खेल नाम का कोई चीज़ उपलब्ध नहीं है। इंदिरा स्टेडियम में किसी प्रकार की कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। आप वहाँ जो हाई मस्ट लाइट लगी हुई थी, जो रात्रिकालीन जो लाइट लगी हुई थी, आज वो लाइट के खंभे निकल चुके हैं, लाइट खराब हो चुके हैं। आज इंदिरा स्टेडियम में घास नाम की कोई चीज़ नहीं है। बैठने की जो जगह थी वो बैठने की जगह पूरी टूट चुकी है, गेट टूट चुकी हैं, अब पूरी जाली सड़ चुकी हैं। एक भी जिम्मेदार व्यक्ति निगम का ये संबंध में बात करने को तैयार नहीं है। क्या युवाओं को इंदिरा स्टेडियम की जरूरत नहीं है? क्या बच्चों को इंदिरा स्टेडियम की जरूरत नहीं है? अगर ये स्टेडियम अगर सही ढंग से आज देख रेख किया जाता तो आज अंतर्राष्ट्रीय पटल पे कोरबा का नाम जरूर होता। क्या लगता है ये कहीं ना कहीं लोकसभा और विधानसभा चुनाव में 80 लाख का घास का घोटाला, गाय खा गई घास, काफी उठा था, अब भाजपा की सरकार आ गई, क्या लगता है वो सब मामले जो पुराने थे वो अब उठेंगे, उस पर जांच होगी? बिल्कुल होगी और मुझे पूरा उम्मीद है कि जो दोषी है उस पर कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी और अभी तक करते आ रही है और आने वाले समय में इस कार्रवाई पे और बढ़ेगी और निश्चित रूप से ऐसे लोगों पे लगाम कसा जाएगा। बिल्कुल। शहर के मुख्य मार्गों पर सड़क किनारे सस्ता है बाजार या फुटपाथ हमारा है की तर्ज पर अवैध कब्जा खामियाजा भुगत रहे आम नागरिक, ओपन थिएटर में आयोजन, सड़क में जाम। क्या लगता है ये लगातार जिस तरह से आप देखे होंगे बुधवारी बाईपास जो जाएंगे उधर कपड़े लगा दिए हैं राम जानकी मंदिर के सामने, क्या लगता है निगम की जो तोड़ू दस्ता के लोग हैं कहीं ना कहीं आपस में साठ गांठ करके ये सब नहीं करवाते हैं? देखिए, इस संबंध में मेरे द्वारा लिखित शिकायत नगर निगम आयुक्त को दिया गया है। जी। जो
दिया गया है, लेकिन आज पर्यंत तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैंने अरुण साहू जी को भी इस संबंध में दिया हुआ है, अतिक्रमण प्रभारी के जो दुरुपयोग किया जा रहा है जिस प्रकार से, जी जी जी। तो ये जो फुटपाथों पे जो लगा हुआ है, जो कब्जा किया गया है, ये सिर्फ बुधवारी बाजार के फुटपाथों में कब्जा नहीं है, ये आपके घंटाघर से लेकर कोसाबाड़ी तक में कब्जा है। आप उधर आगे जाएंगे तो आपका ट्रांसपोर्ट नगर में पूरे कब्जा है। आप इधर एमपी नगर में आइए तो आपको ठेलों की भरमार दिखेगी। आज की डेट में ना महिलाएं उस रोड में आना जाना ठीक ढंग से कर सकती है, ना बच्चे ठीक ढंग से सुरक्षित नहीं है, कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। ठेलों के कारण में आप कहीं ना कहीं जो आवागमन जो है वो बाधित हुआ है, और एक्सीडेंटल जो हो रहे हैं वो उसके कारण से भी उसका एक कारण है। तो जो कब्जा वाली जो संस्कृति, उस कब्जा वाली संस्कृति को बढ़ावा किसने दिया है? आपने एक दस्ता बनाया है, उसको नाम दिया है तोड़ू दस्ता, अतिक्रमण हटाने वाली दस्ता। जब वो दस्ता आंख मूंद के उसी जगह से जा रही है तो ये तो निश्चित रूप से है कि कहीं ना कहीं व्यापक भ्रष्टाचार किया जा रहा है। बिल्कुल। क्या लगता है भी आपने योगेश राठौर जी की बात कही, उसमें एक लड़का घूमता है साथ में, उनके 25-30 साल का लड़का होगा, उनकी सील और मुहर लेके घूमता है, उसको जहां मन करता है वो चस्पा। मैं तो वही बोल रहा हूँ, मैं यही बोल रहा हूँ कि अतिक्रमण प्रभारी का जब पद ही नगर निगम में नहीं है तो अतिक्रमण प्रभारी के रूप में सील और मुहर का दुरुपयोग कैसे किया जा रहा है, वो भी नगर निगम आयुक्त के संज्ञान में इस चीज को, और नगर निगम आयुक्त को इस संबंध में लिखित में शिकायत दिया गया है और उसकी कॉपी को प्रस्तुत किया गया है। तो नगर निगम आयुक्त ने तोड़ू दस्ता प्रभारी के खिलाफ में क्या कार्रवाई किया? तो ये व्यापक भ्रष्टाचार जो है, और इसको निश्चित रूप से सभी के सभी लोग शामिल हैं। जो जिस लड़के की मैं बात कर रहा हूँ वो भी शायद राठौर ही है। एक बार उसका विवाद भी हुआ था मुड़ा पार के आसपास में, वो सील लेकर पहुंच गया तो वहाँ चस्पा कर रहा था। देखिए उस दस्ते में जितने लोग हैं जी, वो सभी लोगों के पास में एक सील अतिक्रमण प्रभारी का और नोटिस की खाली कॉपी रहती है, और वो सीधा नोटिस में नाम भरते हैं और सील मार के और फिर चस्पा कर देते हैं, जिसमें योगेश राठौर जी की पूर्ण रूप से सहमति उन लोगों को प्रदान। और जहाँ पे सेवा भाव कुछ मिल जाता है तो फिर वो वापस हो जाता है। बिल्कुल सेवा भाव मिल जाता है, वहाँ से तत्काल वापस होते हैं। और आप देखे होंगे कि गरीबों लोग के, जैसे कि एसी सेल के आधिपत्य क्षेत्र की बात रहती है, अब वो एसी सेल उसका मालिक है, वहाँ भी अगर किसी प्रकार से कोई निर्माण हो रहा है तो उसमें एसी सेल कार्रवाई करेगा, लेकिन वहाँ भी निगम के जो तोड़ू दस्ता वाले लोग हैं वहाँ भी पहुँच के वहाँ पर जाके उनको चमकी धमकी दे के मामला सेटलमेंट करते हैं। बिल्कुल। और ये सब संज्ञान में है, ये महापौर जी के भी संज्ञान में है, नगर निगम आयुक्त जी के भी संज्ञान में है, लेकिन कार्रवाई शून्य है। इसी कार्रवाई नहीं होने का दंश झेल रहा है कोरबा जिला। बिल्कुल। दम खाचा में 4 दिनों से छाया अंधेरा, ट्रांसफार्मर फेल होने के बाद विभाग बदलने की नहीं कर रहा पहल। क्या लगता है? हालांकि दमखचा की खबर है, लेकिन कोरबा में हल्की सी आंधी तूफान आती है और लाइट बंद हो जाती है। बिजली की व्यापक समस्या है आज के डेट में। आप देखोगे कि जो बिजली खंभे में जो बिजली की जो सप्लाई है जिन खंभों से, वो खंभे नीचे से सड़ चुके हैं। कई खंभे ऐसे हैं कि वो कम से कम 50 डिग्री में झुक चुके हैं और कभी भी वो गिर सकते हैं। गिरने के पश्चात में जन हानि हो सकती है, आपकी कई दिनों तक लाइट कटे रह सकती है। इस संबंध में भी बिजली विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को मेरे द्वारा लिखित में पत्र देके, व्हाट्सएप के माध्यम से, फोटो के माध्यम से मैंने उनको अवगत कराया है, लेकिन किसी प्रकार से उन खंभों का कहीं भी व्यवस्थापन नहीं किया गया, उन खंभों को नहीं हटाया गया, नए खंभे नहीं लगाए गए। आप देखे होंगे कि अधिकांश जगहों पे जो आपका खुले हुए आपके ट्रांसफार्मर हैं, जिसमें कई पशु जो हैं वो चपक के मर जा रहे हैं, बच्चों को खासकर उसमें खतरा है, बच्चे खेलते कूदते रहते हैं। उसके संबंध में अवगत कराया गया है कि जो खुले हुए ट्रांसफर है उन्हें पैक किया जाए, बंद किया जाए और उसे सुरक्षित किया जाए। लेकिन बिजली विभाग को सिर्फ अपने पैसे से मतलब है, वसूली से मतलब है, और कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम लोग भी हैं, जो हम लोग यहाँ जो जन नेतृत्व करते हैं। और इस संबंध में हम लोगों ने कभी भी मुखर होकर आवाज़ नहीं उठाया है, और इसके लिए मैं खुद अपने आप को भी दोषी मानता हूँ, और मैं उन सभी व्यक्तियों को दोषी मानता हूँ कि जो कहीं ना कहीं लीडरशिप करते हैं, चाहे वो किसी पार्टी के हो, और आम जनता भी इस मामले में दोषी है। आम जनता को भी जनप्रतिनिधियों के साथ में कंधा से कंधा मिला के
बिजली ऑफिस का घेराव करना जब चाहिए। तक सड़क पे नहीं उतरेंगे तब तक बिल्कुल, जब व्यवस्थाएं तक नहीं से आप सुधरेंगी। सड़क पे नहीं उतरेंगे तब तक व्यवस्थाएं नहीं सुधरेंगी। बिल्कुल। कोरबा से चलने वाली 9 ट्रेनें रद्द रहेंगी, 8 बिलासपुर से चलेगी। जानिए कौन सी। सफ़र के लिए कोई विकल्प नहीं दिया। क्या लगता है भैया, कोरबा में ट्रेनों का जो विषय है, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़मीनी लड़ाई लड़ी है ट्रेनों को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? कोरबा सिर्फ कोयला लदान के लिए रह चुका है? देखिए, अभी तो लगभग 5-7 सालों से पूरे देश में जो ट्रेनों की जो अवस्थाएं जी। हैं वो जग जाहिर जी। है। और कहीं ना कहीं अभी विगत 15 दिनों से मैं देख रहा था कि ट्रेनों में सुधार हुआ था। जी। ट्रेनों के टाइमिंग में सुधार हुआ था, जी। आने के टाइमिंग में सुधार हुआ था, जाने के टाइमिंग में सुधार हुआ था। जी। और अभी जो बताए जा रहे हैं कि कुछ कुल मिला के 9 ट्रेनें जो जी, स्थगित किया गया है। जी। और कई ट्रेनों के जो रूट जो थे उसको चेंज किया गया है। जी। तो ये जेन्युइन कारण है, मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं उसमें कार्य चल रहा है, उस रेल लाइन में कार्य चल रहा है और उस कार्य में सुधार किया जा रहा है और भी कोई जो आवश्यक चीज़ है उसको किया जा रहा है। इस हेतु रेल प्रबंधन ने उसको बंद किया है। तो इसमें सहयोग करना चाहिए लोगों को, लेकिन बिना कारण के यदि ट्रेन लेट होती है, बिना कारण के ट्रेन स्थगित होती है तो ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर कारण अगर सही है, क्योंकि सफ़र करने वाला व्यक्ति अगर जो जाता है वो सुरक्षित होना चाहिए। सबसे पहले रेल प्रबंधन इस चीज़ को ध्यान दे कि जो हमारे जो पैसेंजर हैं वो पैसेंजर सुरक्षित रहें। तो सुरक्षित रहने के लिए निश्चित रूप से जो रेल लाइन है वो उस रेल लाइन में सुधार होना चाहिए। जो भी वहाँ पे जो तकनीकी है वो तकनीकी में सुधार होना चाहिए, तकनीकी की देखरेख होना चाहिए। तो वो अगर जेन्युइन कारण है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिना किसी कारण के अगर ट्रेन स्थगित होता है तो ये बहुत निंदनीय है। बिल्कुल। कंवर ने रेलवे साइडिंग में से कोयला जांच करने की मांग की। कोयला मंत्री से मिलते हुए ननकीराम कंवर जी हैं। क्या लगता है, ये पूर्व गृह मंत्री और पूर्व विधायक हैं, केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करके रेलवे साइडिंग जो है उसकी जांच कराने की मांग कही है। क्या लगता है कि साइडिंग में वाकई में इसके पूर्व जिस तरह से बताया जाता था ब्लैक स्मिथ और तमाम लोग जो काम करते थे उसमें गड़बड़ झोंक था? क्या लगता है अभी भी कुछ ये सब चल रहा है? देखिए, ननकीराम जी वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पूर्व गृह मंत्री भी रह चुके हैं। जी। काफ़ी सम्मानीय हैं और वो हमेशा आम जनता के संबंध में आवाज़ उठाते रहे हैं। और उन्होंने केंद्रीय मंत्री जी से इस संबंध में शिकायत किया है। और यदि उसमें जांच होती है तो जांच में क्या बात सामने आती है उसके बाद देखने से ही स्पष्ट होगा। और ननकीराम जी ने अगर शिकायत किया है तो कोई ना कोई बात होगी, क्योंकि वो हमेशा जो है वो जेन्युइन मुद्दे को उठाते हैं और उन मुद्दों पे कोई ना कोई बात रहती है। और वही उनका जो मुखर अंदाज है उस मुखर अंदाज से ये स्पष्ट है कि अगर उन्होंने कोई आवाज़ उठाया है तो उस पर कोई ना कोई समस्या का समाधान जरूर होगा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि पिछले जो भूपेश बघेल की सरकार थी उस समय जो कोयले और डीजल का काम हुआ अवैध रूप से खदानों में, उसकी भी जांच कराई जाए और उस पर बड़े रूप में बड़े लोग उसमें शामिल हैं और वो लोग बेनकाब हो सकते हैं। क्या लगता है कि उस समय जिस तरह से काम चल रहा था, अब भाजपा की सरकार है, उस पर कार्रवाई की जाएगी? तो आम जनता को ये मालूम है कि उस समय जिस प्रकार से डीजल और कोयले का जो कारोबार हुआ है और जो भी अवैध गतिविधियों में सम्मिलित रहे हैं लोग, आज कई लोग जेल में भी हैं और कई लोग जेल के रडार में भी हैं। बिल्कुल। क्या लगता है कि उस पर, लेकिन जिस तरह से KGF और ये सब जो तमाम वीडियो आए थे उस समय OP चौधरी जी ने डाला था, उनके ऊपर कोरबा में FIR दर्ज कर दिया गया था। क्या लगता है, अब वित्त मंत्री हैं वो, क्या लगता है कि कुछ कार्रवाई होगी? देखिए, कोई भी ऐसा चीज़ जिससे देश को नुकसान हो रहा है, शहर को नुकसान हो रहा है और उसको लोगों के संज्ञान में लाना, यदि OP चौधरी जी ने उस वीडियो को लाया था तो लोगों के संज्ञान में लाया था और सरकार के संज्ञान में लाया था कि इस प्रकार से दुरुपयोग किया जा रहा है, इस प्रकार से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो गलत नहीं था, उनके द्वारा एकदम सही कृत्य किया गया था, सही काम किया गया था। लोगों को जानकारी भी होना चाहिए, सरकार को मालूम पड़ना चाहिए कि आपके राज्य में किस प्रकार से कैसा हो रहा है। तो उस समय OP चौधरी जी ने जो किया था और व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से लोगों के संज्ञान में लाया था, सरकार के संज्ञान में लाया था, वो एकदम सही किया था। और उसके बाद से ही लोग जागरूक भी हुए थे और कहीं ना कहीं आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन लोगों पे कार्रवाई भी किया है। बिल्कुल। खेत व सब स्टेशन में राखड़ हटाने पर्यावरण विभाग ने जारी किया नोटिस। क्या लगता है भैया, जिस तरह से राखड़ का जो खेल है, कोयला हो गया, डीजल हो गया, सब कुछ हो गया, राखड़ का विषय काफ़ी बड़ा है, प्रदूषण से जुड़ा हुआ है, आम लोगों से जुड़ा हुआ मामला है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राखड़ के संबंध में मेरा इतना ही कहना है कि आप जहाँ देखेंगे वहाँ राखड़ पड़ चुका है। राखड़ के ऊपर में हल्का फुल्का मिट्टी डाल के उन्होंने बराबर करने का प्रयास किया है। आज कोई भी ऐसा खाली स्पॉट नहीं है जहाँ पर राखड़ नहीं हो। और राखड़ के संबंध में अगर बात करना है तो मैं ये समझता हूँ कि बाल्को निवासियों से ज़्यादा इसको कोई नहीं समझ सकता। और
संबंध में, राखड़ के संबंध में तो आपके द्वारा एक ठो अलग से चर्चा करना चाहिए और जिसमें बालकों के निवासियों को यहाँ पर लाना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि आज वो क्या फेस कर रहे हैं। आप देखे होंगे कि हम बालकों जब कभी जाते हैं, यदि आप बाइक से चले गए तो पूरे वापस में आप सफ़ेद होके आते हैं। आपकी गाड़ी अगर चली गई तो पूरी गाड़ी में राखड़ रहती है। आप रात के समय देखिएगा, रात के समय में तो राखड़ का ये असर होता है कि हमारे घरों के अंदर भी राखड़ आ रही हैं। आज के डेट में बालकों में डंप हो रही है, बालकों के आसपास क्षेत्रों में डंप हो रही है, लेकिन उसका दुष्प्रभाव कितना है कि वहां से 18 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर भी राखड़ का प्रभाव हमारे तक पड़ रहा है। आप सुबह गाड़ियों में देखेंगे तो एक लेयर, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, ये आम जनता के सेहत के साथ में इतना जबरदस्त खिलवाड़ किया जा रहा है बालकों प्रबंधन के द्वारा कि इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और ऐसे में जो पर्यावरण विभाग है, पर्यावरण विभाग को निश्चित रूप से संज्ञान में लेते हुए इस पर कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि बालकों के ऊपर विशेष आशीर्वाद प्राप्त था उस समय भी, आज भी जैसा भी होगा कि राखड़ आप कहीं भी डालिए, यहाँ से हटाइए और हमको पैसा दीजिए? कमी हमारे में है जी, इसके लिए जन आंदोलन की आवश्यकता है जी। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको आगे आना चाहिए। इस संबंध में निश्चित रूप से कार्रवाई किया जाना चाहिए पर्यावरण विभाग को, एनजीटी को, और भी जो भी संस्थाएं हैं, इस संस्थाएं ये इस प्रकार के जो राखड़ का कहीं भी जो डंप कर रहे हैं उस पे कार्रवाई करना चाहिए, अंकुश लगाना चाहिए। आम जनता की सेहत के साथ में खिलवाड़ अच्छी बात नहीं है और ये नहीं होना चाहिए। विधानसभा चुनाव के समय राखड़ का मामला काफी उठा था भैया। अभी जो उद्योग मंत्री है लखनलाल देवांगन जी, उन्होंने कहा था कि जब मैं विधायक बन जाऊंगा उसके बाद जो ट्रकों के माध्यम से राखड़ परिवहन हो रहा है उसे मैं कैप्सूल के माध्यम से करूंगा। क्या लगता है उसके ऊपर पहल किया जाना चाहिए कि आप परिवहन करिए लेकिन कैप्सूल के माध्यम से करिए और जहाँ जाना है वहीं जाइए आप? बिल्कुल, देखिए कैप्सूल के माध्यम से ही परिवहन होना चाहिए। कैप्सूल के माध्यम से परिवहन होने से क्या होता है कि राखड़ जो है वो उड़ते हुए नहीं जाएगा, वो कैप्सूल के अंदर रहेगा। और लेकिन इसमें ये मैं सोचता हूँ कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ट्रक मालिक हैं जो जिनके पास में कैप्सूल नहीं है और जो खुले में राखड़ को लेके जाते हैं और कहीं ना कहीं उनके रोजगार पे प्रभाव भी पड़ेगा। और कुछ ऐसी तत्कालिक व्यवस्था करना चाहिए, जैसे ऊपर में कुछ तिरपाल या ढक के उसको लेके जाए, तो ये सब पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। हाईवे पर पशुओं के जमावड़े के रोकने ग्रामीणों को समझाइश दी गई। क्या लगता है भी, हालांकि ये तो बाहर का विषय है, लेकिन कोरबा में जैसे कलेक्ट्रेट के सामने ही बताया जाता है मवेशी युक्त मुक्त सड़क है ये, लेकिन वहाँ पे भी मवेशी दिखते हैं। तो निगम के जो लोग हैं उनको हटाने का काम है, उनको अलग से पृथक करने का वो है। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं उनकी भी लापरवाही है, दुर्घटना का बहुत बड़ा कारण होता है भी ये? देखिए, मवेशियों के लिए अलग से विभाग बना हुआ है, उनको गाड़ी की सुविधा भी दी गई है, उसमें कर्मचारियों की भी सुविधा दी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं फिर कहता हूँ कि निगम के जो अधिकारी हैं जो उस व्यवस्थाओं को देख रहे हैं उनमें कमियां हैं। आप फोन करते रह जाइए, आपके पास में वो ना उस गाड़ी को भेजेंगे ना वो कर्मचारी आएंगे दिखाने के लिए। 2-4-5 दिन बहुत तेज रफ्तार से चलेगा काम को, फिर अचानक से ठंडा हो जाते हैं। कोई बड़ी दुर्घटना होगी 2-4 दिन दिखाने के लिए जरूर होती ही है। आप सुनते होंगे, अभी बुढ़ापार में एक महिलाओं को एक बैल ने टक्कर मारी, उसके कूल्हे वूल्हे सब टूट गए, आज वो बिस्तर पे है। ऐसी कई घटनाएं होती हैं। ट्रांसपोर्ट नगर में एक बुजुर्ग थे, उनको बैल ने मार दिया, वो स्पॉट डेथ कर गए, मौत होगी लालू राम कॉलोनी के। तो इस प्रकार से होता है, तो इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हम ही लोग हैं, हमारे अधिकारी लोग हैं। और वो भी पशु मालिक भी उसके जिम्मेदार हैं जो दूध निकालने के बाद में गायों को छोड़ देते हैं, पशुओं को छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले कार्रवाई तो पशु मालिक पे होना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास प्रोग्राम को देखने के लिए, और क्या बहुत बहुत धन्यवाद इस सार्थक संवाद के लिए। धन्यवाद उमेश भाई।